जेएनयू को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। अब नोटिस का दौर जारी है और एक के बाद एक दर्जनों एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनको नोटिस थमाया जा रहा है। कभी पुतला दहन के नाम पर, कभी जय भीम निकले के नाम पर, तो कभी किसी जाति विशेष के लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उसके नाम पर। मेरे साथ मणिकांता है जिनको एक के बाद एक 3 नोटिस जारी किए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससीयू में रहे हैं और अब जेएनयू से एमफिल कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और ऐसी क्या वजह है कि ऐसे छात्रों को जो हाशिए पर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार से आते हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके पढ़ाई को बाधित किया जा रहा है। और एक जो कहा जाता था कि जेएनयू बहुत लिबरल जगह है, तो एक धारणा बन रही कि जेएनयू में भी जो है वो कास्टिज़म जो है वो अपने चरम पर है। मैं मणिकांता मेरे साथ है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उनके साथ क्या हुआ और क्यों नोटिस थमाया गया। मणिकांता, आपको एक के बाद एक 2 नोटिस 3 नोटिस जारी किए गए हैं, तो क्या वजह है? क्या जेएनयू प्रशासन को आपसे क्या तकलीफ़ है? एक बात जो है कि इस कैंपस में जातिवाद एक विषय बोले तो एक मॉडर्न रूप से यहाँ काम करता है। लोग बोलते हैं कि इस जगह में कास्ट तो जातिवाद यहाँ नहीं है, लोग ये भेदभाव नहीं करते हैं, सारे लोग समानता ये सारे चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जेएनयू में एक अलग सा सिचुएशन रहेगा कि आपका जात नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये जो जातिवादी का प्रैक्टिस तो वो चलता ही रहेगा। वो जैसे एक स्टूडेंट इस कैंपस में एंट्रेंस लिखने के लिए आते हैं, तब से बोले तो इंटरव्यू मार्क्स से लेके हॉस्टल मिलने तक, और जैसे एक जातिवादी आंदोलन जातिवादी के खिलाफ जो आंदोलन भी रहता है उसमें पार्टिसिपेट होने का भी ये लोग कैसा हमको फ्रेम कर दिया जाता है और हमारा एक चार्जशीट भी ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो अभी लगातार नोटिस मिले हैं वो किन वजहों से मिले हैं और जेएनयू प्रशासन का क्या कहना है? मैं बप्सा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी एमफिल सेकेंड ईयर का छात्र हूँ यहाँ। तो पहला जो 2015 में कास्ट ऑन द मेनू कार्ड बोल के एक फूड प्रैक्टिसेस के जो टिस स्टूडेंट्स मुंबई के टिस स्टूडेंट जो लोग एक फ़िल्म बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री उसको स्क्रीन किए थे। एक्चुअली वो यहाँ जो दिल्ली में एक फ़िल्म जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो लोग उसका परमिशन डिनाई किया है। तो प्रशासन सोचे है कि उसमें बीफ के बारे में है, तो बाहर से इन लोगों को फ़ोन आया और जो परमिशन हमको पहला दिया गया था साबरमती ढाबे पे जो हम फिल्म स्क्रीनिंग करने का आइडिया था, उसको परमिशन दे के हमको कैंसिल करवा दिया है। लेकिन हम स्क्रीनिंग को कंटिन्यू किए थे। वो दिन बहुत सिक्योरिटी 100-200 सिक्योरिटी गार्डों के साथ हमारा वो भी हुआ कि ये पुशबैक हुआ कि वो लोग हमको मारने भी आए थे। उसमें बहुत सारे एबीवीपी के छात्र भी हैं, उसमें बंसी और मुझे नोटिस मिला। और सेकंड रिसेंटली 19 सितंबर को जो अयूब का गोरक्षक लोग ने उसको मर्डर किया गया अहमदाबाद में, उस चीज़ को लेकर वाईएफडीए एक मुस्लिम छात्र का संगठन है जो हम मिलकर काम करते हैं। तो वो लोग एक पुतला दहन गुजरात सरकार और गोरक्षक का एक कॉल दिया गया वही साबरमती ढाबा पे, और उसमें हम सारे लोग पार्टिसिपेट किए। और उसमें ये चीज़ को लेकर भी हमको नोटिस मिला गया, मुझे, बप्सा के प्रवीण को, वाईएफडीए का अब्दुल मतीन को और आयशा का रामानागा को। अभी रिसेंटली 7 तारीख को जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ, जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे थे कि एक वाइवा वाइज मार्क्स 30 से लेकर 10 तक लेके आना है और माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट्स लेके आना है, और जो रिजर्वेशन जो सारे एससी एसटी ओबीसी पूरा फुलफ़िल करना है फैकल्टी लेवल पे और स्टूडेंट्स के लेवल पे, और डायरेक्ट पीएचडी में भी यहाँ बहुत सारे ये जुमलेबाजी चलते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लेके हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिमांड्स को लेकर हम ऐसी मीटिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरा सारे संगठन। और वो दिन रात अराउंड 9:30 जब वो मीटिंग adjourn हुआ, अमिता सिंह बाहर आए थे। तो ये अमिता सिंह बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोफेसर है जो बोला है कि दलित और मुसलमान देशद्रोही है, और ये एक डोसियर भी ये सर्कुलेट किया है। डोसियर एक रिपोर्ट है 200 पेज का। उस रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि जेएनयू के जो छात्र है, स्पेशली जो गर्ल छात्र है, विमेन स्टूडेंट्स है, ये सारे लोग एक सेक्स रैकेट चलाते हैं।
किससे मिलकर, जो फैकल्टी से मिलकर और जो मेस कर्मचारी है, इन सारे लोगों से मिलकर एक सेक्स रैकेट चलाते हैं। और जितने भी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी इसमें फंसा दिया गया है। तो इन सारे चीज़ों के लेके हम तब से एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था। तो जैसे वो आ रहे थे, हम स्लोगन्स लगा रहे थे, उसका गाड़ी के सामने हम गए थे, वो गिराव भी नहीं था। तो उस चीज़ को लेकर वो एक फॉल्स कंप्लेंट भी वसंत कुंज थाने पे फाइल किया है। वो अटेम्प्टिव मर्डर चार्जेस लगाया है। वो एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्रोक्टोरियल नोटिस मुझे और आलम हुसैन, ये आलम हुसैन जो एक छात्र है, वो दिन क्या हुआ, वो जो कार अमिता सिंह जो कार में बैठा हुआ है, वो कार उस गाड़ी को ठोक दिया और वो गाड़ी गिर गया। उस चीज़ को लेके वो कंप्लेंट दिया कि अमिता सिंह जो कार, वो ड्राइवर रैशली ड्राइव कर रहा था, वो मेरा गाड़ी को टक्कर मारा है। वो क्या लग रहा है कि आपको, कि आप ओबीसी से हैं और बापसा से आपने चुनाव लड़ा था, इस वजह से भी आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ज़रूर ये होगा, क्योंकि जितने भी सारे अभी तक पुतला दहन हुआ है, अभी तक एक नोटिस भी नहीं आया किसी को। लेकिन एक मुस्लिम संगठन जब एक पुतला दहन करता है तभी नोटिस क्यों आता है। और जब हम एक ये फूड प्रैक्टिसेस के ऊपर हम कुछ फिल्म स्क्रीन कर रहे हैं, नहीं तो एक जैसे जातिवादी एक प्रोफेसर है, अमिता सिंह जैसे प्रोफेसर के खिलाफ हम खाली नारा लगा रहे हैं। अगर नारा लगाए तो भी इन लोगों को एक क्राइम एक ऐसा हुआ है, तो इसका वे तो हम कैसा अंडरस्टैंड करेंगे। जो आइडिया ऑफ जेएनयू कहते हैं, इस जो सोच, ये जो जेएनयू का जो सोच है, इस सोच में एससी एसटी ओबीसीज नहीं है, इस सोच में माइनॉरिटीज़ नहीं है, इस सोच में जितने भी सारे ऑप्रेस्ड सेक्शंस है, ये जेएनयू के सोच में इन सारे लोग नहीं आते हैं। और प्रशासन भी वही तरीके से काम करता है जैसे कोई एससी एसटी ओबीसीज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ये नॉर्मल सी एक ये जातिवादी नॉर्मल सी है इस कैंपस में, ये स्टेटस को है, इसके खिलाफ कोई भी वो जो लड़ाई में शामिल होता है उन लोगों को टारगेट हो रहा है। और एक ये अप्रेस्ड यूनिटी जो अभी बन रहा है उससे भी इन लोगों को दिक्कत है। तो ये जो लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो पहले जो घटना हुई, राष्ट्रद्रोह का मामला चला, उसके बाद उसमें फॉरवर्ड कास्ट के भी स्टूडेंट थे, आयशा को छोड़ दीजिए, लेफ्ट की बात करें तो क्या लग रहा है, जिस तरह से बापसा ने अपनी पकड़ मजबूत की है जेएनयू में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाएं जिस तरह से एकजुट हुए हैं, तो इससे वो लोग जो कास्ट सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, जो महीन तरीके से भेदभाव करते हैं, उनमें घबराहट है और वो चाहते हैं कि पहले वाली स्थिति फिर से बहाल हो, या जेएनयू में जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है उसको कुचलने की कोशिश लगती है आपको? नहीं, ज़रूर तो वही लग रहा है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये काम जब कर रहा है हमारे खिलाफ, एक विच हंटिंग जैसा अभी चल रहा है, एक फियर साइकोसिस ये लोग बना रहे हैं। लेकिन हम साफ सीधा यही बोल रहे हैं कि हम इन सारे चीज़ों से नहीं डरते हैं। जितने भी सारे जातिवादी और ये कम्युनलिज्म के लड़ाई में और ये हिंदुत्व सरकार के लड़ाई में जो सारे लोग शामिल है, वो ऐसे ही रहेगा। और प्रशासन को हम यहाँ से तो क्लियरली बोल रहे हैं कि आप जितने भी सारे नोटिसेस भेजो, आप जितने भी सारे और भी हमको जेल भेजो, सेडिशन लगाओ, नहीं तो एफआईआर, अटेम्प्टिव मर्डर चार्जेस, फेक चार्जेस लगाओ, ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगा। और जो एक अप्रेस्ड यूनिटी का जो नारा है, जो बप्सा और सारे जो वाईएफडीए, ओबीसी फोरम, एसआईओ, हम सारे लोग नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, ये सारे लोग मिलके जो ये नारा लगाए, ये ऐसे ही रहेगा। आप जितने भी दबाने का कोशिश किए तो वो उतना आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या लग रहा है, चाहे वो आरक्षण लागू करने का मामला हो, चाहे वो टीचर के लिए हो, हॉस्टल के लिए हो, दाखिले में आरक्षण लागू करने का मामला हो, तो वो कौन लोग हैं जो जेएनयू प्रशासन में प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो क्या ये लोग भी जातिवाद के पक्षधर हैं? ये लोग भी जातिवाद करते हैं? मैं एक सिंपल सा आपको बताऊंगा जो बात है। अभी देखो, ये बाहर जो प्रोफेसर से बाहर बोलेगा हम जातिवाद के खिलाफ है, हम ब्राह्मणिज्म के खिलाफ है, लेकिन एक सिंपल कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है। जब एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में जहाँ 170 प्रोफेसर्स, उन लोगों का एक लिस्ट रहता है, जब तो सेंटर के चेयरपर्सन और सीनियर फैकल्टी ये लोग जाके बैठते हैं, तब उसमें बाहर जो लोग बोलते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये लोग अंदर अगर वाइवा वॉइस मार्क्स को जो 30 से 10 कम करने का डिमांड है, इसको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे?
तुम तो बाहर यही बोल रहे हैं कि हम जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, लेकिन अंदर तो एसी मीटिंग में आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब जेएनयूएसयू जो यूनियन है ये लोग डिमांड रखेगा, तो हमारा डिमांड यही था इस बार कि जो लोग अपोज कर रहा है, जो लोग सपोर्ट नहीं दे रहा है, उन लोगों का लिस्ट हमको दे दो। वो दलित हो, वो दलित प्रोफेसर हो, ओबीसी प्रोफेसर हो, वो अपर कास्ट प्रोफेसर हो, वो लिस्ट हमको दे दो कि जो लोग सपोर्ट नहीं किया उन लोगों का लिस्ट दे दो, तब हम देखेंगे इस कैंपस में। क्योंकि दो तरीके का चीज़ चल रहा है, बाहर आके जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ वही बोलेगा और वही लिखेगा, अंदर जाने के बाद वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आई थिंक वो तो हमारा मानना है कि ये हम क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, जो जेएनयू के बाहर भी जितने भी सारे जनता है, ये सारे चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जेएनयू का ये सोच है, इसमें मैं और एक बार बता रहा हूँ, इस सोच में SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इस जेएनयू का सोच में नहीं है। तो जो आप लोग बापसा से जुड़े हुए हैं, SC ST OBC एक मजबूत धरा है जेएनयू में, उनकी अगली रणनीति क्या होगी? और जो लेफ्ट जो खुद को लिबरल कहता है जेएनयू में, जो छात्र संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों का क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? अभी जो JNUSU जो इस बार SFI आइसा के तो वो लोग विन हुए हैं इस यूनियन में, तो वो लोग भी उन लोगों का लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारा जो लड़ाई वो क्लियरली डिफरेंट है। लेफ्ट से हमको खाली आइडियोलॉजिकल वो डिफरेंसेस है, ना कि उन लोगों से हमको कुछ पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में उन लोगों का मोड ऑफ प्रोटेस्ट भी अलग होगा। जैसे एक प्रोटेस्ट बाहर होता है, बस खाली बाहर भाषणबाजी होता है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वे तो वाइस चांसलर से लेके जो भी तक, उन लोगों को एक बार गिराव करने का, इन द सेंस उन लोगों को एक वो प्रोटेस्ट का रूप ही उन लोगों को पता नहीं है। इसीलिए ये लोग स्टूडेंट्स यूनियन से भी नहीं डरते हैं। इस JNU कैंपस में अगर स्टूडेंट्स यूनियन का बात भी वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर नहीं मान रहा है, तो एक जो कॉमन स्टूडेंट है, और मान लो एक SC ST OBC जो गांव से आता है, उसको एक बोलने का भी उतना डर रहता है, उन लोगों का बात ये लोग कैसा मानेगा? आई थिंक ये जो बात है, ये मोड ऑफ प्रोटेस्ट का भी बात है। तो हम यही सोच रहे हैं कि इस बार जो अभी वो जो अर्जेंट AC मीटिंग जो 7 तारीख को अर्जेंट हुआ, अभी 20 तारीख को है, तो हम ताला लेके जा रहे हैं। जैसे प्रोफेसर्स अंदर जाएगा, तब हम पूरा कन्वेंशन सेंटर को हम ताला लगाएंगे। जब तक ये वाइवा वॉइस, माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट्स, रिजर्वेशन का डिमांड्स अंदर फुलफिल नहीं होगा, सारे संगठन इंक्लूडिंग JNUSU भी शायद हम सोच रहे कि इसमें आएगा, पूरा कन्वेंशन सेंटर को हम ताला लगाएंगे। जैसे वो डिमांड एक्सेप्ट होगा, तभी सारे प्रोफेसर्स, पूरा प्रशासन लोग बाहर ही आएगा। तो एक तरीका होता है, आप छात्र नेता हैं, आप छात्र पॉलिटिक्स करते हैं, तो कानूनन तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उसे विरोध करने का आपको हक है। तो क्या लगता है कि JNU में अगर ये कहा जाए कि जातिवाद भी उतना ही हावी है जितना देश के हर दूसरे विभाग में, हर सरकारी जगह पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या सरकारी नौकरी हो, समाज में जिस तरह से, उसी तरह से JNU में भी जातिवाद का वही चेहरा है? वही बोल रहे हैं ना, जो ये लोग सोचते हैं कि JNU इस देश से बाहर है, लेकिन JNU इस देश के अंदर ही है। जो बाहर इस देश में, जो गाँवों में, जो सिटीज़ में जो एक जातिवादी रहता है, वो भी JNU में रहेगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि JNU में ये सब नहीं है? तो जो बात, ये जो पब्लिक स्पेस में कास्ट का बारे में, जो कम्युनलिज्म, हिंदुत्व के बारे में बात करना ही जब इन लोगों को एक क्राइम जैसा लग रहा है, तो तब तक ये कैंपस एक अलग सा रूप से लोगों को दिखेगा कि ये लिबरल कैंपस है, इसमें जातिवादी नहीं है। लेकिन सारे लोगों को पता है इस कैंपस में जातिवादी, ये जो अग्रहारा जो अभी चल रहा है, जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस होने दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो अभी जो लखनऊ का BBAU में होने दो, जो HCU में होने दो, जो मैं खुद वहाँ 5 साल पढ़ा था, मुझे पता है वहाँ जब मैं था 3 सूज है, जो मादारी वेंकटेश, पुलियाला राजू, अभी रोहित वेमला का जो सुसाइड में, कैसे क्लियर कट वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, विजिबल था। तो आई थिंक इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं रहना चाहिए। तो अभी बात यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग सोचते हैं कि वे तो जितने भी सारे ब्राह्मण प्रोफेसर से, अपर कास्ट प्रोफेसर से, ये लोग सोचते हैं हमारा जो सिंपति है ये दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासी OBCओं को रहेगा, लेकिन हमको सिंपति नहीं चाहिए। इस देश में अगर कास्ट अट्रॉसिटीज़ कम हुआ,
इस देश में अगर जो अपर कास्ट लोग थोड़ा सोचे हैं, वो इसीलिए सोचे हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ एक्ट्स है उससे वो लोग डरे हुए हैं। SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट से ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए ये लोग इन लोगों का जो अभी मारना है ये थोड़ा कम हुआ। ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट लोग पूरा डीकास्टाइज होके वो लोग अच्छा बन के दलितों को सिंपैथी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ये भी चल रहा है ना, जो मराठा का मूवमेंट चल रहा है SC ST एक्ट को निकाल देने का, तो इसका डर जो है उन लोगों को वो है। तो हमारा मानना यही है कि ये सिंपैथी से नहीं हुआ है, जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा है उसमें जो एक्ट्स है उसके वजह से ये लोग डरते हैं, और अभी सोच रहे हैं कि इन लोग ये एक्ट्स को पूरा निकाल दिए तो हम ये सारे शोषित वर्ग को है, इन लोगों को हम और दबा सकते हैं। तो ये मणिकांता थे। आप जेएनयू का देखिए वो चेहरा, जिसमें आज भी जेएनयू जिसे लिबरल कहा जाता है, जो देश की राजधानी में सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी रैंकिंग बेहतर है भारत में, उसकी ये हालत है कि वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए किस तरह की सोच है। और वो उन लोगों की सोच है जो प्रोफेसर हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उनके अंदर जातिवाद का कितना जहर भरा है, ये आपने एक जेएनयू के छात्र के जुबानी खुद सुना। तो हालात ऐसे हैं और लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। और एक और भी बात है कि जेएनयू में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के छात्र हैं वो मजबूती से एक साथ आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि बापसा ने अच्छा परफॉर्म किया था। 66 चुनाव में उनका बेहतर प्रदर्शन था। इससे एक उम्मीद भी बनती है कि जो प्रतिकार है, जो विरोध है शोषण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ, वो शायद जेएनयू में तेज़ी से बढ़ भी रहा है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो तमाम लोग जो जातिवादी रूप से लाभार्थी हैं, जो बड़े ऊंची कास्ट के हैं, जो जिनको लग रहा है कि उनके हाथ से सत्ता खिसक रही है, वो तमाम लोग उसको बनाए रखने की भी कोशिश में लगे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।